अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ऐसे बयानात दे रही है कि ईरान के साथ जल्द जल्द कोई मुआहदा हो सकता है, तो दूसरी जानिब अमेरिका के अपने मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खार्क जजीरे पर कब्ज़ा या ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। पहले वॉशिंगटन पोस्ट और रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट किया कि पेंटागन ईरान के खिलाफ एक लंबे अरसे तक जारी रहने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में दो टोक अंदाज में ये कह चुके हैं कि ईरान की तेल तनसीबात पर कब्जा करना इनका एक पसंदीदा ऑप्शन है और वो खार्क पर आसानी से कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इन खदशात में इजाफा हो रहा है कि यह जंग अब मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से भी खासे मशहूर हैं। वैसे तो वो 20 मार्च को ओवल ऑफिस में बैठकर ये बयान दे चुके हैं कि वो ग्राउंड ऑपरेशन का कोई ऑप्शन कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड का कोई ऑप्शन लेते हैं तो ये भी कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक महंगा तरीन ऑपरेशन होगा, जिसमें अमेरिका को मज़ीद जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी सियासी कीमत भी हो सकती है। हम हफ्ते के रोज़ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में नो किंग्स रैलियाँ भी देख चुके हैं, जहाँ पर ना सिर्फ इनकी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़, मैस डिपोर्टेशन एजेंडे पर तनकीद हुई, वहीं ईरान जंग पर भी खासा गुस्सा नज़र आया। इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के वज़राए ख़ारजा की एक अहम मीटिंग को होस्ट कर चुका है, जो यकीनन एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इस वक्त इस क्राइसिस के दौरान बड़े प्लेयर्स अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान पर ट्रस्ट भी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं और जंग बंदी नहीं हो पाती, तो इसमें हम किसी प्लान बी के लिए भी तैयार हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। यूसुफ नज़र साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप माहिर हैं मौशी अमूर के और प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ एंड एक्स एम्बेसडर जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उसमें कंसिस्टेंसी ढूंढना तो वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जितने वो अनप्रडिक्टेबल हैं, कहा यही जाता है कि कुछ भी उनके बारे में सर्टेनिटी के साथ कहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जो पॉस्चरिंग है अमेरिका की, एक तरफ मुज़ाकराती अमल तो चल ही रहा है पाकिस्तान में, ऑन दी अदर हैंड ये 82nd डिवीज़न के जो हमने ट्रूप्स देखे हैं वो बढ़ा रहे हैं अमेरिकन मिडल ईस्ट के अंदर। इसके साथ साथ USS त्रिपोली भी हमने देखा कि उसको बुला लिया गया है। फिर अब ये भी कहा जा रहा है कि खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स भी रिपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका फिर मीडिएशन की तरफ जा रहा है या ऑफेंस की तरफ जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखें, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कमाल है कि वो चीज़ों को एटीट्यूड की वजह से इतने एम्बिगुअस रखने में कामयाब हो जाते हैं कि एनिमी को भी काइंड ऑफ अनसेटल कर देते हैं। तो इसलिए इस मौके पे हमें ग्राउंड रियलिटी को देखना होगा, उससे हम कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात कहाँ जाएगी। जहाँ तक ये एक्यूमुलेशन ऑफ फोर्सेस का है, बल्कि आपने ट्रिपोली का जिक्र किया, अब वो सैन डिएगो से USS बॉक्सर भी आ रहा है ना, उसके अंदर भी मेरे ख्याल में 4000 हैं। सो दैट मीन्स एम्फीबियस फोर्स कोई क्लोज टू 10,000 हो जाएगी इस जगह पे। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज़ एक्सट्रीमली लेस नंबर के जो किसी चीज़ को ऑक्यूपाई करें या ऑक्यूपाई करके सस्टेन कर सकें। सो अब ये जो अटैक में भी आप देख रहे हैं तेज़ी आ गई, स्टील मिल्स के अलावा उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी करना शुरू कर दिया है। तो ये इससे दो मतलब लिए जा सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि वो मुज़ाकरात से पहले जो है वो प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसके अंदर आना चाह रहे हैं और अपनी डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं। दूसरा, अगर हम उस मुज़ाकरात को देखें तो उसमें दूसरा ये है कि ट्रंप साहब टाइम गेन करना चाह रहे हैं। हर मंडे को एक मार्केट्स काम करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये लग रहा है कि ये इमीडिएट सीरियस मुज़ाकरात की तरफ, जिससे फॉरेन सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हो जाए, परहैप्स उसकी तरफ इनका इतना ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज उसके लिए वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते, अब करते और ख़ुद भी ना अटैक करते तो इमीडिएटली एक एटीट्यूड दूसरी पार्टी का भी हो जाता। अब आप देखिए, ईरान अगर मुज़ाकरात में बैठा हुआ है
और पल पल उनको एक वो अपने सेल फोन को देखते हैं, उनको पता चला कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और तबाह हो गया, एक सीमेंट फैक्ट्री चली गई, तो उनका क्या एटीट्यूड होगा? क्या अमेरिकन को ये नहीं मालूम कि हार्डनिंग ऑफ एटीट्यूड होंगे जब वो फौजों को भी अंदर डालेंगे? सो इसका मतलब है कि वो इस मुज़ाकरात को उस सेंस में नहीं देखना चाह रहे। इसको देखते हुए ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये कहीं एक डिसेप्शन ना हो जिसकी आड़ में वो अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी ग्राउंड फोर्सेस को डालने की तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज इतनी स्टूपिड तो वॉर प्लानिंग या खैर वॉर गेमिंग तो उन्होंने की नहीं होगी, ये दिस इज डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉल्टी वॉर प्लानिंग जो है ग्राउंड ट्रूप्स की वो नहीं हो सकती। तो मेरा अब ज़ाती राय यही है कि इट लुक्स लाइक डिसेप्शन। मुज़ाकरात से अगर उनको विन मिल जाती है या विन विन भी मिल जाती है तो शायद वो उसकी तरफ चले जाएं। तो देखें अब पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज क्या मिडिल ग्राउंड दोनों को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जौहर साहब, ये जो बात कर रहे हैं शायद साहब भी कि ये एक अग्रेसिव पॉस्चरिंग जो है वो बेहतर बार्गेन करने के लिए भी हो सकता है, क्रक्स यही है गुफ्तगू का। लेकिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बेहतर बार्गेन हो क्या सकती है एज़ पर यू? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो न्यूक्लियर मटीरियल है उसको भी एयरलिफ्ट करने के लिए बड़ा रिस्की ऑपरेशन भी हो सकता है। फिर साथ ये कि वो ये चाहते हैं कि जो हुर्मज़ है उसको एक इंटरनेशनल नेविगेशन जोन करार दें और कहें कि ईरान का इस पर कोई राइट नहीं है, आप इसको पुलिस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सिक्योरिटी अपनी नहीं रख सकते। इन सब में से क्या ऐसी सिचुएशन होगी यूएस के लिए जिसको वो वॉर ट्रॉफी के तौर पे अपनी ऑडियंसेस को दिखा सकते हैं? जी शाहिद साहब ने ठीक कहा, ये पोस्टिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं, और प्रेशर जनरेट भी कर रहे हैं, पर साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये प्लान बी भी है अमेरिका का। देखिए मेरे अंदाजे के मुताबिक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इतनी लंबी जंगी तो खैर चाहते नहीं है। अब ये ठीक है, ये उनका पर्सनालिटी का स्टाइल है और बल्कि उनकी स्ट्रेटजी टैक्टिक भी है कि वो बहुत सारे जो है ना इस किस्म के बयान देते हैं जो कई बार एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे मकसद ये होता है एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करना, एक अनसेटल करना जो है बिल्कुल जो उनका मुखालिफ फरीक जो भी हो उस वक्त, तो और वो कामयाब भी होती काफी सारी ये स्ट्रेटजी कई बार उनकी। अब जो इस वॉर के बारे में मेरा अंदाजा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो शायद 2 हफ्ते पहले भी जो है ना वो इस किस्म की वो स्पेस क्रिएट कर रहे थे कि वही जंग खत्म कर देते, ये कह के जिस तरह वो कह रहे थे हमने नेवी भी डिस्ट्रॉय कर दी, एयरफोर्स भी डिस्ट्रॉय कर दी, हमने इनके मिसाइल साइट्स भी डिस्ट्रॉय कर दी 70-80% तक, और न्यूक्लियर साइट्स भी डिस्ट्रॉय कर दी। हाँ वो 450 किलोग्राम की ये मैंने कहा था और 2-3 हफ्ते पहले भी उस वक्त से कि वो एक मसला रह गया जो अफसूदा यूरेनियम है, तो उसके लिए दोबारा से भी आप देख रहे हैं कि दोबारा इजरायलीज भी उस पर अटैक कर रहे हैं, उन्हीं साइट्स पे नातान्स, फर्दो और जो इस्फहान की साइट्स हैं इनकी स्पेशल ऑपरेशन की भी बात चल रही है। वो बड़ा रिस्की होगा अगर उसको करते हैं जिसमें कि उसको मटेरियल को डिस्ट्रॉय करें या सीज करें। लेकिन अब बात मेरे ख्याल में जो तवालत थोड़ी सी इख्तियार की है इस जंग ने, उसकी एक वजह यह है कि ईरान ने जो अपना ये जो कार्ड खेला अबनाए हुर्मुज़ वाला, तो वो फिर एक बहुत मुश्किल हो गया ट्रम्प के लिए ये कहना कि जी हम जी वो विक्ट्री कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं जब अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान ने अगर कंट्रोल किया हुआ है तो। अच्छा वो इंटरनेशनल वाटर्स, अब ये बात कि वो उसको क्या इंटरनेशनल वाटर्स डिक्लेयर करें क्या करें, तो देखिए उसमें कुछ करने की जरूरत उस तरह से नहीं है। उसकी जो ऑलरेडी स्टेटस है इंटरनेशनली वो क्या है, वो ये स्टेटस है कि ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस तरह के बहुत सारे दुनिया में होते हैं। ये ठीक है कि वो टेरिटोरियल जो है ना वाटर्स ईरान के भी हैं, उधर दूसरी तरफ ओमान के भी हैं, जाहिर है वो शेयर करते हैं, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब ये होता है कि उधर की जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस पर आपका राइट होगा। उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको ब्लॉक करने की आपको इजाजत होती है किसी तरह से भी, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल वाटरवे होती है, ये जो सी लेन्स होती हैं, वो किसी को जो है इंटरनेशनल लॉज जो है, जो इंटरनेशनल लॉज ऑफ द सीज हैं, वो इजाजत नहीं देती कि आप उसको ब्लॉक करें। तो वो तो खैर उसके लिए कोई किसी नए एक जो ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो तो जो प्रीवियस ऑर्डर था उसी पे वापस जाना है। लेकिन आम चीज ये है कि क्योंकि ईरान ने भी कुछ किस्म के बयान दिए थे ना कि जिस तरह ये तो अब उनके लिए वो इस पे वो चार्ज किया करेंगे, टैरिफ चार्ज करेंगे, बल्कि उन्होंने तो शुरू भी कर दिया था कुछ टैरिफ चार्ज करना, और ये कि ये तो इकोनॉमिक टेररिज्म बोल दिया ना। तो इसलिए वो फिर मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया ऑफ रैम्प जाना। और देखिए इसमें लास्ट पॉइंट जो है ना वो अहम है, मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है मजीद जारी रखना ना ईरान के इंटरेस्ट में है ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है, ये सिर्फ एक मुल्क के इंटरेस्ट में है और वो है इजराइल। तो इसलिए ईरान को बहुत ज्यादा केयरफुली यहाँ से ट्रेड करना होगा या यहाँ से बहुत ज्यादा मुहतात तरीके से आगे मूव करना होगा कि क्योंकि वो जितना जंग को वो जो है उनकी ताकि किसी भी उनकी तरफ से कोई ऐसी चीजें ना हो
जिससे जंग तवालत मजीद लेकिन इख्तियार करे। लेकिन जौहर साहब, इस तरह तो अगर ऑब्वियसली एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में तो स्टेट जो है वो रैशनल एक्टर ही होती है, अपने मफाद के लिए करती है सब। लेकिन फिर वियतनाम वॉर की मिसाल भी है, फिर हमने इराक वॉर की मिसाल भी देखी है, उससे भी अमेरिका को फ़ायदे की बजाय नुकसान ही हुआ। तो एक और मरतबा ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, वो बिल्कुल मुख्तलिफ जंगें थी। वहां पे तो अमेरिकन ऑन द ग्राउंड, वो तो इन्वेजन थी जहां पे वो लाखों के हिसाब से ट्रूप्स लेके गए थे, बेशक इराक था या अफगानिस्तान था या वियतनाम था, और वो ऑक्यूपाई करके और फिर उन्होंने अपनी मर्जी से वो चाहते थे कि वो जो है ना, वो तो प्रॉक्सी वॉर्स थी, सुपर पावर्स के दरमियान थी। ये तो उस तरह से नहीं है ना जी। इस पे तो अमेरिका का, इस तरह भी शाहिद साहब ने भी कहा, देखिए ये जो 8-10 हजार ट्रूप्स हैं, ये स्पेशल ऑपरेशंस या एम्फीबियस ऑपरेशंस कर सकती हैं, ये कोई ग्राउंड इन्वेजन तो नहीं कर सकती। उसके लिए तो आपको लाखों ट्रूप्स चाहिए, और उसके लिए तो आपको 6 महीने या साल की तैयारी चाहिए होती है। इतनी ट्रूप्स लाने के लिए आपको 6 महीने लग जाते हैं। तो वो तो अमेरिका का कभी प्लान था ही नहीं। तो ये एक बहुत मुख्तलिफ जंग है, ये तो एक नो कॉन्टैक्ट वॉर है बेसिकली, और एक सिमेट्रिक वॉर है इस वक्त। तो इसलिए इसमें मेरा ख्याल है कि ईरान को जो है ना, और अमेरिका दोनों को ये सूट करता है कि वो मुज़ाकरात की मेज पे अब आए, और एक जो है ना, मतलब जो इतने ज्यादा डाइवर्जेंसेस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जेंसेस में जो मीडिएटर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, इजिप्ट है, तुर्की और खुसूसन पाकिस्तान। अच्छा देखिए, अभी कल ही मैंने कहा था कि चीन का रोल भी इसमें अहम होना शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में। और आज देखें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना चले, क्योंकि चाइना का रोल क्यों अहम है इसमें? इसलिए कि चाइना को सबसे ज्यादा लेवरेज है ईरान के ऊपर। ईरान का 90% तेल जो है वो चाइना खरीदता है। ईरान की जो सारी डिफेंस सारी इंडस्ट्री है ना, वो चाइनीज जो पार्ट्स हैं, चाइनीज जो ये उनकी सारी मेटल्स, एलॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा कुछ उधर से आता है। तो चाइना का रोल अहम होगा। चाइना इज़ अ की प्लेयर, नो डाउट। यूसुफ साहब, ये मुआशी एतबार से अगर हम बात करें तो सिर्फ ऑयल शॉर्टेजेस नहीं हैं, बल्कि फर्टिलाइज़र भी 30% जो है उसमें भी हम कमी देख सकते हैं। और उससे गल्फ़ की उससे गल्फ़ का बयानिया तो ये है कि फूड शॉर्टेजेस पूरी दुनिया में हो जाएंगी, फैमिन्स आने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। और साथ साथ अब जिस तरह से स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर ये वॉर एस्केलेट करती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर किसी एक जजीरे पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश अमेरिका करता है और जवाब में जिस तरह हुतीज़ कह रहे हैं या ईरान कह रहा है कि वो रेड सी का जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर देंगे, एशिया और यूरोप की जो कनेक्टिविटी है सुएज़ कनाल के ज़रिए उसको ब्लॉक कर देंगे, तो फिर दुनिया की मईशत का क्या हशर हो सकता है? इससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है मज़ीद? जी शुक्रिया। देखिए, जाहिर बात है, जो दारो मदार है वो इस बात पे कि जंग कितने अरसे तक चलती है और क्या सूरत अख्तियार करती है। इस वक्त जो मार्केट्स देख रही हैं वो तो यही लगता है कि मार्केट्स जो हैं वो ये प्राइसिंग कर रही हैं कि ये जंग जो है कुछ ज्यादा अरसे तक चलेगी और इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। इसमें यकीनन जो है ट्रम्प साहब की जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो तरीक़ाकार है, उसका बहुत बड़ा दखल है। और शुरू में तो मेरे ख्याल से पिछले मतलब 1-2 हफ्ते तक मार्केट्स ने इतना ज़्यादा उसको नहीं लिया था कि बहुत ज़्यादा संगीन होगा, लेकिन अब जो है ख़ास तौर पे पिछले 48 घंटों में लग रहा है कि मार्केट्स जो ये समझ रही हैं कि इस जंग का कोई फौरी जो है ख़ात्मा नज़र नहीं आ रहा है। और तो मुझे तो ये लगता है कि ये सूरत हाल जो है काफ़ी पेचीदा हो सकती है। ऑयल प्राइसेस जो हैं ऑलरेडी जो है 50% से बढ़ चुकी हैं, उससे गैस प्राइसेस पे भी फर्क पड़ा है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से अहम बात है वो ये है कि यूएस में 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस हैं उसमें 20% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल। ट्रम्प साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है, पॉपुलैरिटी, वो बहुत नीचे जा रही है। और तीसरा जो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स के लिहाज से या आलमी मईशत के लिहाज से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, वो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का बिहेवियर। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी बड़े बड़े आए हैं वो शुरू तो मुमकिन है वो ऑयल क्राइसिस से शुरू हुए हैं, लेकिन ये जो मार्केट है जिसको हम यूएस ट्रेजरी मार्केट कहते हैं, इसलिए कि यूएस का डेट जो है वो $30 ट्रिलियन से ज्यादा है। और ये बात मैं समझाना चाहूंगा, 39 मार्केट्स जो हैं नहीं, डेट 39 है, इसमें जो यूएस ट्रेजरी मार्केट है वो एक अलग है। हाँ जी। उसमें जो ये बिहेवियर जो है इसको वॉच जो लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस जो है इस तरीके से चलती हैं
और जंग फौरी तौर पे खत्म नहीं होती है, तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट रिस्क है कि ब्रेंट जो ऑयल प्राइस है वो $200 अ बैरल टच कर सकती है। अगर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान समेत एशिया के जो ममालिक हैं वो खासतौर पे शदीद तरीन तरीके से मुतासिर होंगे, और दुनिया में भी उसका जो कंटेजन इफेक्ट होता है, इसलिए कि जब एक चीज तो खाली ऑयल प्राइस की बात नहीं है, इस क्राइसिस में जिसे कहते हैं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये मीडिएशन के एफर्ट्स, चाइना वगैरह, ये सब जो चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो उनका पास रिकॉर्ड है, वो जिस चीज को बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव है, जिस पे वो रिएक्ट करते हैं, वो इकोनॉमी है, वो मार्केट्स की कंडीशंस हैं। इसलिए कि उनको पता है कि अगर मार्केट्स खराब होती हैं, एडवर्सली रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उनकी अपनी साख अमेरिका में बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। ना सिर्फ ये कि मुतासिर होगी, बल्कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, वो उन पे जो रिपब्लिकन उनकी पार्टी है उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए कि उनकी जो मेजॉरिटी है कांग्रेस में या सेनेट में वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए, लेकिन वो ये भी है जो ट्रंप साहब का बिहेवियर, कि वो जब तक मार्केट्स विजिबली इंडिकेटर्स रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो शुरू में कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू की थी, उन्होंने बहुत 145% तक चाइना पे टैरिफ लगा दी थी, लेकिन जब मार्केट से रिएक्ट किया, खास तौर पे जब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, अब जो है उनको स्टेप बैक करना चाहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि मार्केट्स की और जब ज्यादा हालत खराब होगी, वो उस वक्त तक का मेरे ख्याल से वो देखेंगे, जब एडवर्स रिएक्शन होगा तो फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान जैसे जो इकोनॉमिकली, या बांग्लादेश कह लें, या दूसरे ममालिक जो ज्यादा वीकर फुट पर हैं, उनकी मईशत का क्या होगा, मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल, मार्केट मैनिपुलेशन जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, इसके बारे में काफ़ी बात होती है, यकीनन जिस तरफ आपने इशारा किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मिडल ईस्ट से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। शायद साहब, इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको रिपोर्ट किया है, एक दो और रिप्यूटेबल मीडिया हाउसेस ने भी, कि गल्फ के कुछ ममालिक ये चाहते हैं कि जो ईरान पर अटैक्स हो रहे हैं इजराइल अमेरिका की तरफ से, वो प्रोसीड करें, बंद ना हो, ताकि एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी कि ईरान की तरफ से जो एक अग्रेसिव पोस्चर लिया गया गल्फ स्टेट के अगेंस्ट, हमने देखा ड्रोन अटैक्स हुए, मिसाइल अटैक्स हुए, तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा होगा कि वो अब फेडअप हो चुके हैं ईरानियन स्ट्राइक्स की वजह से, और वो ये चाह रहे हैं कि चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, एटलीस्ट ये वॉर ऑफ एट्रिशन में ईरान कमज़ोर हो जाए? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये जंग ख़त्म हो भी जाती है अभी, जिसको कहते हैं सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एक्टिव, तो क्या कन्फ्लिक्ट बाकी रहेगा या नहीं रहेगा? देखें, अर्लियर वॉर्स जो क्लासिक्स होती थी, उसमें या टेरिटरी एक्सचेंज होती थी, या एक का सरेंडर होता था, एक की विक्ट्री होती थी। बट अब मॉडर्न डे की वॉरफेयर जो है ये बदल गई है, और जब हम स्पेशली वेस्ट एशिया को देखते हैं और इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट को देखते हैं, तो इसमें चूँकि जितने अपोनेंट्स हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का बड़ा अंदाज़ा हो गया। जैसे ईरान को अंदाज़ा हो गया, ईरान इज़ नाउ बीइंग मोर कॉशियस, उसको अपनी डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस का अंदाज़ा हो गया है। गल्फ़ को सबसे ज़्यादा जो चीज़ का अंदाज़ा हुआ है वो उनकी वनरेबिलिटी का हुआ है और ईरान की स्ट्रेंथ का हुआ है। और ऑब्वियसली इसराइल और अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि पावर तो है, दे आर पावरफुल, बट वो कंस्ट्रेंड हैं इन सम वे। तो मुझे ये लगता है कि ये अभी अगर निगोसिएशन कामयाब भी हो गई, ये जंग ख़त्म भी हो गई, तो जो ये अब दिलों में चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन वनरेबिलिटीज़, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। अब कन्फ्लिक्ट जो है, अब पहले तो होता था दुश्मन को तबाह करना, अब होता है दुश्मन को वीकन करना। अब वीकन करने के लिए फिर आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि फिर वो 4-5 हरबे जो हैं अब वो चलते ही रहेंगे, जिसमें परसेप्शन डोमेन होगी, जिसमें इंटेलिजेंस होगी, जिसमें साइबर होगी, जिसमें इकोनॉमिक टूल्स होंगे, जिसमें फाइनेंशियल स्क्वीजिंग आ जाती है, जिसमें सैंक्शंस आ जाती हैं। सो ये चीज़ें जो इनविजिबल होंगी बट अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। गल्फ़ जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला से नहीं निकल सकेगा मेरे ख्याल में। ये भारत उनका अपना डिसीजन है, ईरान की डिमांड है, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज मैक्सिमलिस्ट डिमांड जिसमें से सबसे पहले ईरान मेरे ख्याल में वापस आएगा।
बट वो इसलिए भी नहीं निकल सकते कि ये पॉसिबल नहीं होता कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना हो उससे आप बाहर आ जाए, बिकॉज उसका ताल्लुक उन जहाज़ों से होता है जो 20-20 साल में रिप्लेस होते हैं, उन रेडार से होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पूरी आईटी सिस्टम से होता है जो टोटली यूएस बेस्ड है या टू एन एक्सटेंट वेस्टर्न बेस्ड है। अब जब अमेरिकन इस सारे इंसिडेंट के बाद एक ह्यूमिलेटिंग फोर्स के तौर पे वहाँ रहेंगे तो एक अजीब कंट्रडिक्शन भी आएगी। कंट्रडिक्शन में अब अवाम का, गल्फ के और उनके रूलर्स का, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, बिकॉज ईरान की परसेप्शन आई है एज ए कंट्री जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहा है। गल्फ की अनफॉर्चुनेटली परसेप्शंस कुछ आई है लाइक जैसे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और अपनी सोवरेनिटी को वो उसके हाथों उन्होंने रखा हुआ था जो उनको डिफेंड भी नहीं कर सका, सो वो उल्टा उनके ऊपर पड़ गया। अब ये जब सारी चीज़ों का आफ्टर मैथ होगा इस पूरे कन्फ्लिक्ट के बाद, तो वो एक ऐसी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन आ जाएगी जिसमें बड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ईरान का फ्रैक्चर्ड होना, मज़ीद उसका बैल्कनाइज होना, वो तो एक तबाहकुन हकीकत होगी इसके लिए। और आज गल्फ ये ज़रूर रियलाइज़ कर रहा होगा कि एक पावरफुल ईरान कितना इनके लिए अच्छा था, इन अ सेंस कि वो एक बैलेंसर था। उसके होते हुए इस पूरे रीजन ने इतनी तरक्की की, कहाँ कहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी आई हैं और कितनी खुशहाली थी। जैसे ही उन्होंने इस इक्विलिब्रियम को तबाह किया, आप देख लें कि सब कुछ हो गया, राइट, विच मीन्स कि इन सारों की रीडिंग अबाउट दी होल सिचुएशन वाज एक्चुअली वेरी वेरी फॉल्टी। सही। और मैं मतलब एक जनवरी के बिगनिंग में मेरा एक आर्टिकल गल्फ टाइम्स में आया था जिसमें मैंने एग्जैक्टली ये लिखा था कि ये लोग अब जा रहे हैं कि ये 2-3 महीने में ईरान पे वॉर इम्पोज करेंगे, और जैसे इम्पोज करेंगे ये ईरान की रेजिलियंस देखेंगे, गल्फ की डिस्ट्रक्शन देखेंगे और इसराइल की वनरेबिलिटी देखेंगे कि उसका इन्विंसिबिलिटी का वो स्पेक्ट्रम चूज जाएगा। उसके बाद जो प्रॉक्सीज आप देखिएगा वो फिर कितनी स्ट्रेंथन होती हैं और किस तरह ये रीजन जो है ये कंटिन्यूसली छोटी छोटी इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता जाएगा। आई मीन आई शुड बी रॉन्ग बट लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो खौफ आ गए हैं दिलों में, उससे इसी किस्म की। और इसके अलावा शॉर्टली शायद साहब ये भी कहा जा रहा है कि वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज़ दैट के NPT से ईरान विड्रॉ कर ले और एक अग्रेसिव न्यूक्लियर पॉस्चर ले ले, क्योंकि वो ये फील करते हैं हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ NPT वाले प्रोसेस को, IAEA की सारी जो रेगुलेशंस हैं उनको कमिट करके, तो इसीलिए नाउ लेट्स जस्ट मूव बियॉन्ड दैट। वो हो सकता है? बिल्कुल। देखें अब इसने ना, अब बीच में आप देख रहे हैं कि ये मामला इतना सेंसिटिव हो गया है वॉर का कि टैक्टिकल न्यूक्स की बात होनी शुरू हो गई थी। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि डेस्परेशन लेवल या स्टेलमेट जो है विच इज़ डेट्रीमेंटल टू US एंड इजरायली इंटरेस्ट किस लेवल पे चली गई है। सो अब जब जैसे ही वो उसकी न्यूक्लियर ब्रिकमैनशिप की बात आई थी, आई एम श्योर 20 कंट्रीज़ ने ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि यार अगर यही टूल्स फॉर सर्वाइवल हैं तो वाई नॉट टू मेक इट। आई मीन एक चीज़ तो पक्की हो गई है कि मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब बनेंगे, बिकॉज लोगों ने देख लिया है कि वॉर की डायमेंशन अब चेंज हो गई। और आपने देखा होगा कि सिर्फ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके शेयर्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। और वॉर के बाद तो आई एम श्योर ये जो ब्लैक रॉक और वैनगार्ड और स्ट्रेट स्ट्रीट है, इनके तो बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, बिकॉज दे आर दोज फाइनेंशियल थिंग्स जिनके एग्जैक्टली अभी अमेरिका ने भी लॉकहीड मार्टिन और 1-2 और कंपनी से $500 मिलियन के एग्रीमेंट्स किए हैं। सो दैट शोज यू द पिक्चर। और उससे जितनी बनाने वाली हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, इन सबको अल्टीमेटली उनको फायदे होते हैं। मतलब और यही वो सम ऑफ दोज इनविजिबल फोर्सेस हैं जो ये पूरे सिस्टम को डिजाइन करती हैं और इससे बेनिफिट करती हैं। जब मुल्क कमजोर होते हैं, जब वसाइल सस्ते दामों एक्सचेंज करते हैं हैंड्स, और वही लोग जो 1.5 मिलियन बेचारे बेघर हुए हैं वही एज अ चीप लेबर यूज होते हैं। सो दिस इज वो डर्टी साइड ऑफ वॉर एंड डर्टी साइड ऑफ दोज एपिस्टीन फाइल वाले कैरेक्टर्स की गेम है। ये भी कहा जाता है उससे डिस्ट्रैक्शन के लिए ये सब। थिंक अबाउट ऑन दोस लाइंस। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जौहर साहब, आप क्या समझते हैं जो
दो चीज़ें, एक तो ये कि जो अमेरिका के अंदर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जिसमें हमने नो किंग्स प्रोटेस्ट देखी 50 की 50 स्टेट्स में अमेरिका में, तेल अवीव में मुजाहरे हुए जिस पे क्रैकडाउन किया इजरायली पुलिस ने, क्या उससे कोई फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ सकता है अमेरिकन इजरायली पॉलिसी में? नंबर वन। नंबर टू, व्हाट्स इन देयर फॉर पाकिस्तान? अगर हम सक्सेसफुली इसको मीडिएट करते हैं, हमारे लिए टेक अवेज क्या हो सकते हैं? और अगर गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं होता, हाउ सेंसिटिव इट इज़ फॉर अस, बिकॉज हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की अलाइनमेंट भी है ईरानियन रेजिम के साथ, और इसके अलावा बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं, अमेरिका के साथ भी टाइज़ हैं, तो हमारे लिए सिचुएशन कितनी डाइसी है? देखिए, बिल्कुल, उससे पहले मैं सबसे पहले जो है ना वॉशिंगटन पोस्ट की जिस खबर की आपने बात की, उस पर मैं थोड़ा सा कह दूं कि देखें, ये मैंने इस जंग के शुरू में ही कहा था कि वो एक जंग में इस सारे मुबस्सरीन यहाँ पे ये कह रहे थे कि जी जब ईरान उन पे अटैक जो कर रहा है गल्फ जो कंट्रीज पे बशमूल सऊदी अरब के, तो उससे ये है कि वो अब सारे अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे फिर कि जी जंग जल्दी खत्म करें। तो मैंने कहा था कि नहीं, ये टैक्टिक जो है ये बैकफायर कर जाएगी, बिकॉज मैं उस खिते में सफीर भी रह चुका हूँ और मुझे उनके अंदाजे फिक्र का कुछ थोड़ा सा गुमान है। तो मैंने कहा था कि वो तो देखेंगे कि जिन्होंने रेपुटेशनल लॉस तो ले लिया अपना, उनका सेफ हेवन के तौर पे जो इमेज है वो तो खराब हो गया, तो अब वो तो चाहेंगे कि जी ठीक है, अमेरिका को कहेंगे कि जी आप यू रादर फिनिश द जॉब। और अब देखें आपने जिसको आर्टिकल का, बल्कि अब और भी बहुत सी आवाजें उसी सिमत में आई हैं, तो वो तो एक चीज है। लेकिन देखिए उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। सारों को उसका ज़ाहिर मालूम है, सऊदी अरब और ईरान के बीच बहुत सालों दहाइयों तक रिसेंट ईयर्स में एक रेप्रोचमेंट का माहौल बना था, जो चीन की वसातत से बना था। उसमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक रेप्रोचमेंट हुआ, बाकी भी जो मुल्क थे उनके बीच में भी एक गल्फ कंट्रीज और ईरान के दरमियान भी थोड़ा सी बेहतरी की सूरत हाल आई। लेकिन इस जंग के बाद वो दोबारा से वापस चली गई उसी हॉस्टिलिटी की तरफ जो पहले थी। वो जो ट्रस्ट थोड़ा बहुत बना था वो खत्म हो गया, ये ट्रस्ट डेफिसिट बना है। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि जो ईरान को इस वक्त मेरे ख्याल में साउथ का उस तरह से नहीं देखा जा रहा कि ये कोई नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज ज्यादातर मुल्क जो साउथ के हैं वो तो इससे बहुत ही ज्यादा शदीद मुतासिर हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल में आ गए हैं इस वजह से। और आगे और भी जाहिर है वो फूड क्राइसिस अगर हो जाता है, एनर्जी क्राइसिस के बाद मेटल क्राइसिस, कमोडिटीज का क्राइसिस, तो वो बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। अब तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको उस तरह से हम नहीं देख सकते। ये बेसिकली इससे बल्कि ईरान के क्रेडेंशियल्स थोड़े से, ये क्रेडेंशियल्स के वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, मेरा ख्याल है वो मुतासिर हुए हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उन बातों की तरफ जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल ये जंग एक गैर मकबूल जंग है अमेरिका में, इसमें कोई शक नहीं ओवरऑल। लेकिन जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अभी जो रायामा के सर्वेज आए हैं वो 80 से 90% तक रिपब्लिकन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक ट्रंप को। ये जो नो किंग्स प्रोटेस्ट हुए हैं ये जंग के खिलाफ नहीं थे, हालांकि उसमें चले जंग की भी बात हुई, ये पहले भी हो चुके हैं। वो ये होता है कि जी उसमें वही उसका मेन मकसद ये है कि जी ट्रंप का जो है तर्ज हुकूमत जिसको वो समझते हैं कि वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहा है या वो बिल्कुल जो है ना, तो उसको वो उसकी मुखालफत होती है उधर, वो जो उनकी बहुत ही सख्ती है और कई इश्यूज पे, इमिग्रेशन पे और कई चीजों के ऊपर, तो वो उसका एक ज्यादा है इसमें जो है इस चीज पे ज्यादा फोकस है कि जी वो एक डिक्टेटर किस्म का रवैया ना अपनाए, वो जो है ना इंस्टीट्यूशंस को तबाह ना करें, अमेरिका के फोकस उस पे है। अच्छा, इजराइल में जो अगर देखें तो वहां पे जो रायामा के सर्वेज आए हैं उसमें अभी तक 80-90% लोग इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल की तरफ से। तो उसमें नेतन्याहू पे ठीक है, ये प्रोटेस्ट देखें इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन जो ज्यादातर अभी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सपोर्ट करी। जब इराक वाली वॉर हुई थी तो उसमें तो 5-5 लाख लोग जो है लंदन में, पेरिस में वो इज्तिमा हुए थे और वो बहुत ही रायामा के जो है ना ओपिनियन पोल्स भी उसके खिलाफ थे, उसके बावजूद उन्होंने जंग की थी। तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा शायद इस स्टेज पे एटलीस्ट। लेकिन अब जो आखिरी बात जो आपने की कि पाकिस्तान का रोल जो है ना, देखिए पाकिस्तान का इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट रोल उभर के सामने आया एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कंट्री जिसको कि ईरान भी जिस पे इत्मीनाद करता है, अमेरिका का भी इत्मीनाद है, सऊदी अरब और बाकी खलीजी ममालिक का भी है, तो वो एक यूनिक पोजीशन पाकिस्तान को देते हैं। फिर जाहिर इस्लामिक दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की एक बहुत ही नुमाया पोजीशन है उसकी वजह से। अच्छा, तुर्किया और इजिप्ट और ऐसे मुल्क हैं जिनको ये तीनों जो है तीनों फरीक जो है वो उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब ये मुल्क जो है ना, इसीलिए मिलके ये जो अभी बैठक हुई है, ये नशिस्त हुई है इस्लामाबाद में, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी।
तो उससे जाहिर है कि लेकिन जॉर्ज साहब आप ये समझते हैं कि सिचुएशन इससे ज़्यादा आगे जाएगी? मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक्स तो हम देख रहे हैं, बट क्या हम ये सुन सकते हैं कि जेडी वांस या मसूद पज़ेश्कियान की तरह के स्टैचर के लोग भी पाकिस्तान आएँ और आगे बढ़ाएं इसको? देखिए, एक वक्त में बिल्कुल इस किस्म की पेशरफ्त भी हो गई थी जिसमें कि जो है ना इस किस्म की चीजें आपके सामने आनी थी, लेकिन फिर उसमें अब कुछ ऐसा चीजें आ गई। कुछ इजराइल वालों ने भी इसको कत्ल करने की कोशिश की, कुछ और भी वजूहात थी, लेकिन आने वाले दिनों में बिल्कुल जो है ना जब बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी तो बिल्कुल ये चीज जो है मुमकिन है। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि चाइना, देखिए चाइना इसमें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, चाइना इसमें बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है। और ये जो पाकिस्तान का भी जो फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है चाइना का, तो वो इसी सिलसिले की कड़ी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चाइना भी इस प्रोसेस में शामिल होगा और उनका जो लेवरेज है वो शायद ईरान पे सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली। यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो गल्फ का मुआशी एतबार से क्या फ्यूचर होगा? क्योंकि एक अट्रैक्शन, एक सेलिंग पॉइंट ही ये था कि ये सेफ हेवन्स हैं, अपना कैपिटल ला के यहाँ पार्क करें आप, इसके अलावा ना यहाँ टेररिज्म है, ना इधर रूल ऑफ लॉ में कोई इशू है। आपको लगता है कि ये बबल बर्स्ट हो गया है? पोस्ट वॉर गल्फ आपको मुआशी एतबार से कैसा दिखाई दे रहा है? एंड नंबर 2, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कितना आगे तक जा सकती है? पेट्रोल प्राइजेस पे हमने देखा कि एक पहले ही आवाम में एजिटेशन पाई जाती है। इससे अगर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो तो हम सब्सिडाइज कर सकते हैं, या फिर IMF की तलवार लटक रही है वहाँ भी हुकूमत के ऊपर? नहीं, शुक्रिया। देखिए, पहले तो गल्फ की बात कर ले। गल्फ पे फिलहाल जो अर्ली इंडिकेशंस हैं, कुछ जो है कैपिटल तो निकला है, लेकिन कोई बहुत बड़े स्केल पे जिसे कहते हैं कैपिटल फ्लाइट या डिपॉजिट्स का निकलना, ये ऐसा भी नहीं हुआ है। और गल्फ में वैसे भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका जो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है जो गया है वो प्रॉपर्टी में गया है, रियल एस्टेट में। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक $1 ट्रिलियन जो है फॉरेनर्स होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी इन द गल्फ, एंटायर गल्फ। तो वो रियल एस्टेट से निकलना तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन डिपॉजिट्स वगैरह दूसरे जो हैं उनसे जो है उस पर इफेक्ट आ सकता है। फिलहाल कोई बहुत बड़ा जो है जिसे कहते हैं मैसिव कैपिटल फ्लाइट अभी तक तो नहीं हुई है, यकीनन डिपॉजिट्स निकले हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है फ्यूचर का, फ्यूचर में देखिए क्रैक आ गया है, इसलिए कि जो सारा ये था कि बिल्कुल यहाँ कोई रिस्क ही नहीं है, ये जंगों से, हमारे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर है, वो तो उसको रिपेयर करना तो बहुत मुश्किल होगा इन द शॉर्ट टर्म। जिस तरह कुवैत के साथ हुआ था, कुवैत को अभी तक मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में कुवैत अपनी वो जो पोजीशन था उससे रिकवर नहीं हो सका। यकीनन एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं है, वहां तो पूरे इराक ने अटैक कर दिया था, लेकिन क्रेडिबिलिटी की बात है, इसलिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, सेंटिमेंट इज इंपॉर्टेंट, और जहां तक ट्रस्ट का ताल्लुक है, सेंटिमेंट का ताल्लुक है, ये दोनों मुतासिर हुए हैं। तो उस लिहाज से जो मजीद जो फोरकास्ट थी कि गल्फ में इतना $100 of billion जो और कैपिटल आएगा और बहुत बड़ी बड़ी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो उसमें और मजीद आएंगी, उसके बारे में अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त तो फिलहाल तो हुकूमत ने कोशिश की है कि लोग पे पूरा बर्डन ना डाला जाए, और शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जो उनके पास पेट्रोलियम प्राइसेस की समरी आई थी वो उन्होंने उसको रोक दिया। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस इस तरह चढ़ती रही तो हमने तो अभी तक कोई 20% से ऑयल प्राइसेस बढ़ाई हैं, लेकिन मार्केट्स में जो इजाफा हुआ है 50% या उसके लगभग हुआ है। तो इसको इस लेवल पे रोकना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अरसे तक मुश्किल होगा, इसलिए कि आप 30-40 बिलियन या 50 बिलियन भी आप हफ्ते के लिहाज से सब्सिडी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक हाई रिस्क एक हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, इन्फ्लेशन के एतबार से भी, नेशनल सिक्योरिटी के एतबार से भी। वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, शाहिद अख्तर साहब, यूसुफ नज़र साहब और जौहर सलीम साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।